हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये ऑलरेडी बीपीएससी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया और डी बलबन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इसका जो कार्यकाल था 1206 से 1210 ईस्वी था और चौगान खेलते समय 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर और डी लखनऊती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि लाहौर। इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ए मस्जिद, बी मंदिर, सी संत की झोपड़ी, डी मीनार। तो इसका सही आंसर होगा ए मस्जिद, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहाँ है? तो ये अजमेर में है। ये कहाँ पे है? अजमेर में है। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? ए ताजुद्दीन एल्दोज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश और डी नासिरुद्दीन कुबाचा। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि गोरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अक्ता प्रथा स्थापित हो गई थी और गौर के शाह मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हासी या अक्ता या इक्ता प्रदान किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी अली मर्दान खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी बख्तियार खिलजी। चलिए नेक्स्ट, इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं कि मोहम्मद गोरी के साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदंतपुरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। ए तारीख ये हिंद, बी तबकात नासिरी से, सी ताज उल मासिर से, डी तारीख ई मुबारक शाही से और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, अप्रयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी तबकात ई नासिरी से। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अगला सब सवाल देखिएगा। 6ठा नंबर हो गया। 7वां नंबर देखिएगा। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? ए बख्तियार खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा ए बख्तियार खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ए एवाज, बी नासिरुद्दीन महमूद, सी अली मर्दान, डी मलिक जानी। तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि मलिक जानी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं रार पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलिया गढ़ी के समीप हिशामुद्दीन एवाज को पराजित किया। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा बलबन। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी बलबन। ठीक है,
उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान पैगंबर के बाद है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है, जिसने यानी उसने पुत्र बुखरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा बलबन। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर का देखिएगा, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त व लौह की नीति अपनाई? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बलबन, यानी बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। ऐसा सिद्धांत था बलबन का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। जियाउद्दीन बरनी ने यह कथन जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा था। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि में क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए उपयुक्त समझता हूँ, उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा कहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? ए जफर खां, बी नुसरत खां, सी अल्प खां और डी उलुग खां। इसका सही आंसर होगा ए यानी जफर खां। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? जफर खां। यानी अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रानी पद्मिनी का संबंध का नाम अलाउद्दीन की चित्तौर विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? ठीक है, ए महाराणा प्रताप सिंह, बी रंजीत सिंह, सी राजा मान सिंह, डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा डी राणा रतन सिंह। इसका सही आंसर होगा, यानी पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौर के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ए रामचंद्र देव, बी प्रताप रुद्र देव, सी मलिक काफूर और डी राणा रतन सिंह। तो इसका सही आंसर होगा रामचंद्र देव। इसका सही आंसर क्या होगा? रामचंद्र देव। यानी अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रति वर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर का सवाल देखिएगा, किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ए गयासुद्दीन बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इन डिटेल्स। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली थी जिन्हें वह मिल्क तथा वक्फ आदि के रूप में मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
16 नंबर का सवाल, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी तुतमिश, सी बलबन, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा ए फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, सी एक पुस्तकालय, डी तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो इसका सही आंसर होगा बी एक खैराती अस्पताल था। यानी राज्य के खर्च पर, ठीक है, राज्य की खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। उसने दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की थी और उसमें कुशल हकीम रखे गए थे। किनके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज तुगलक और डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के ही समय सबसे ज़्यादा दास था 1,80,000। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेकारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। तो इसका सही आंसर होगा सी। 20 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में पहले भी बताया। तो इसका सही आंसर होगा डी फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक के समय में सबसे ज़्यादा 1,80,000 गुलाम थे। ठीक है, गुलाम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक और सी सिकंदर लोदी, डी शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इसका सही आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। यानी फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। कौन? ये आपका फिरोज शाह तुगलक। 22 नंबर का सवाल देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए देवराय फर्स्ट, बी कृष्णदेवराय फर्स्ट, सी देवराय द्वितीय और डी कृष्णदेवराय द्वितीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी देवराय द्वितीय। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था, विजयनगर आया था और उसका कार्यकाल 1422 से 1446। किसका? देवराय द्वितीय का कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी था। इसी बीच वो आया था। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ए लोदी, बी सैयद, सी तुगलक और डी खिलजी। तो इसका सही आंसर होगा सैयद वंश। सैयद व तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का शासन हुआ? सैयद वंश का। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? 1398 ईस्वी में और 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया और 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी बहलुल लोदी, डी सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर होगा डी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विजयनगर के पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ए हरिहर फर्स्ट, बी हरिहर द्वितीय, सी बुक्का फर्स्ट और डी
देवराय द्वितीय, तो इसका सही आंसर होगा हरिहर द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? हरिहर द्वितीय। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1407 सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। ठीक है, इसका तो सही आंसर क्या होगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ए कुली कुतुब शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इस्माइल आदिल खान, डी गजपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए कुली कुतुब शाह। इसका सही आंसर क्या होगा? कुली कुतुब शाह। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ए अधिशेष लगान, बी भू राजस्व, सी बंदरगाहों से आमदनी और डी मुद्रा प्रणाली। तो इसका सही आंसर होगा बी भू राजस्व। यानी विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी। जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड, भूमि का भलीभांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट या भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। यानी कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भूमि कर, जिसे शिष्ट कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 या अस्थवन या अथवन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? ए बीजापुर, बी गोलकुंडा, सी हम्पी, डी बड़ौदा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी हम्पी में। उसके बाद देखिए 29 नंबर, दीवान या अर्ज विभाग संबंधित था। ए शाही पत्राचार से, बी विदेश विभाग से, सी रक्षा विभाग से, डी वित्त विभाग से। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी रक्षा विभाग से। दीवान ये अर्ज विभाग, ये रक्षा विभाग था। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। दीवान ये आरिज ये मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिज ये मुमालिक का विभाग ही दीवान ये अर्ज विभाग कहलाता था। इस विभाग की स्थापना गयासुद्दीन बलबन ने किया था। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर में देखिए, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ए रायगढ़, बी सिंधुदुर्ग, सी पूना, डी कोल्हापुर। तो इसका सही आंसर होगा ए रायगढ़, यानी इसकी राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था और छत्रपति की उपाधि धारण की थी एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी भी उसने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? ए मराठा भू राजस्व प्रथा, बी ताल्लुकदारी प्रथा, सी कुतुबशाही प्रशासन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए मराठा भू राजस्व प्रथा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गवाह और डी आसफ खान। तो इसका सही आंसर होगा ए अलाउद्दीन हसन। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ये दक्कन के अमीरान ए सादा के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। 1347 से 1358 ईस्वी में जफर खां था शासक। एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, और ये जो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, यही बहमनी राज्य के संस्थापक थे। इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? खराज, खुम्स, उस्र, मुक्तई। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी 1, 3 और 4। इसका सही आंसर होगा कि 1, 3 और ये 4, यानी खराज, उस्र और मुक्तई, ये तीनों के तीनों ये भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नापाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक और ई कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखिएगा,
शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुहरावर्दी, बी ऋषि संप्रदाय, सी चिश्ती और डी फिरदौसी। तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि भारतवर्ष में सुहरावर्दी से संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए हैं। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर शाह, सी शेर शाह और डी इस्लाम शाह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ई, यानी इन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेरशाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जवाबीद का संबंध किससे था? तो जवाबीद क्या था? तो राज्य कानून से, बी मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने से और सी टकसाल से संबंधित कानून, डी संबंधित कृषि संबंधित कर। तो इसका सही आंसर होगा ए, जवाबीद एक प्रकार का राज्य कानून था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगानी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे? ए चांदी, चांदी तांबा, सोना चांदी तांबा, सी चांदी जस्ता तांबा और डी सोना जस्ता तांबा। तो इसका सही आंसर होगा ए, चांदी चांदी तांबा। ठीक है, यानी सल्तनत काल में टंका चांदी का, जीतल भी जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। ससगानी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में कागज का प्रयोग कब से आरंभ हुआ? ए 12वीं शताब्दी, बी 13वीं शताब्दी, सी 14वीं शताब्दी, डी 15वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर होगा 12वीं शताब्दी, यानी कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी यानी 1105 ईस्वी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? शेख जमालुद्दीन, बी अलबरूनी, सी मिनहाजुस सिराज और जियाउद्दीन बरनी। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी मिनहाजुस सिराज। तबकात ए नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। ठीक है, यानी तबकात ए नासिरी मिनहाजुस सिराज का ग्रंथ है जो सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। बी पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, सी स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, डी मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। इसका सही आंसर होगा ए, यानी अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, 42 नंबर देखिएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ए जलालुद्दीन खिलजी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा बी अलाउद्दीन खिलजी। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि इसका थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज्य देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए।
इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महबूब ये इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। चलिए 42 43 नंबर 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना किसने की? ए अमीर खुसरो, बी इसामी, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रस खान। तो इसका सही आंसर होगा सी मलिक मोहम्मद जायसी। यानी जायसी की पद्मावत अखरावट तथा आखिरी कलाम से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका सही आंसर सी होगा। ठीक है, उसके बाद पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, सी तुलगमा प्रथा और डी अफगानों की आपसी फूट। तो इसका सही आंसर होगा उसकी सैन्य कुशलता। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला सवाल कि तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा तुर्की। यानी तुजुक ये बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया था। इसका व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी तुर्की। नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? ए 1532, बी 1531 और सी 1533 और डी 1536। तो इसका सही आंसर होगा ए 1532। ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेर करके रखा था, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? ए शाह बेगम ने, बी हाजी बेगम ने, सी मुमताज महल बेगम ने, डी मेहरून नूरुन्निसा ने। तो इसका सही आंसर होगा हाजी बेगम ने। इसका सही आंसर क्या होगा? हाजी बेगम ने। अब इसमें थोड़ा सा व्याख्या देख लीजिए। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली यानी दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्जा ग्यास यानी ईरानी वास्तुकार था ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना भी हुई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ए बाबर, बी हुमायूं, सी गुलबदन बेगम और डी जहांगीर। तो इसका सही आंसर होगा गुलबदन बेगम। यानी हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करें। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन बेगम के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। ए चौसा देवरा कन्नौज सरहिंद, बी देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद, सी सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज, डी देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद। तो इसका सही आंसर होगा डी। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? डी। अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1531 में उसने गोमती के तट पर स्थित देवरा यानी दौरा या देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। फिर 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी।
हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। ठीक है, इसका तो सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहली हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर होगा ए बहलोल लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह सूरी, डी इस्लाम शाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी कि शेरशाह सूरी। 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेरशाह सूरी ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ए अमर सिंह, बी मान सिंह, सी हकीम खान, डी शक्ति सिंह। तो इसका सही आंसर होगा हकीम खान। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खान। यानी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। ये महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मान सिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी हकीम खां शूर कर रहा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ए बहलोल लोदी, बी शेरशाह, सी हुमायूं, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा डी अकबर। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर। चलिए 53 नंबर, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? ए 1590, बी 1575, सी 1576 और डी 1572। तो इसका सही आंसर होगा सी 1576। ठीक है, 1576 यानी 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो इसका सही आंसर होगा बी अकबर। अकबर के समय में यानी दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था और इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। 1556 से 1605 अकबर का समय होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी माना जाता है, उस समय अकबर का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एतमाद उद दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी नूरजहां और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा सी नूरजहां। यानी एतमाद-उद-दौला का मकबरा का निर्माण जो है नूरजहां ने 1622 से 1628 के मध्य पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये पिट्राडुरा या प्राचीनकारी निम्न में से किससे संबंधित है? ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, बी मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, सी संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना और डी इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। इसका सही आंसर होगा ए दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या है? ए धार्मिक कर, बी लगान निर्धारण का तरीका, सी धन कर और डी संपत्ति कर। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी लगान निर्धारण का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? ये तो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? ये हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा हुमायूं। इसका सही आंसर क्या होगा? हुमायूं होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं कि हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना
कारखाना जो है लगवाया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक के अनुसार। ठीक है, ये एनसीईआरटी बुक कहता है क्या इसके अनुसार, निगार खाना, जबकि अन्नू मनुजा की पुस्तक ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग अकबर्स रीजन के अनुसार तस्वीर खाना बनवाया था। ठीक है, जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ था। ज्ञातव्य है कि ये इसका सही आंसर एक्चुअली क्या होगा, एक्चुअली ये हुमायूं ही होगा। ठीक है, जबकि कभी कभी कहीं पर इसका अकबर आंसर मिलता है, लेकिन इसका सही आंसर हुमायूं ही होगा। ठीक है, लेकिन यदि बीपीएससी की बात की जाए तो बीपीएससी इसका आंसर अकबर को मानता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर में देखिएगा, इसमें कह रहा है दास्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर कहीं सटीक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। दास्तान ये अमीर हमजा का चित्रांकन किसने किया था। ए अब्दुल समद, बी मंसूर, सी मीर सैयद अली, अबुल हसन। तो इसका सही आंसर सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसका डिटेल्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा, दास्तान ये अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27 इंच गुना 20 इंच आकार वाले और सामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियो के एक तरफ चिपकाए हुए थे। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा की वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा बी अकबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दसवंत और 52 प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। इसका सही आंसर होगा ए अकबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में उसके शीर्ष बिंदु पर पहुंचा था। तो ए जहांगीर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। इसका सही आंसर क्या होगा, जहांगीर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी। तो ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेरशाह, डी अकबर। तो इसका सही आंसर होगा डी अकबर। यानी अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाप्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ए मनुची, बी टर्बडिनियर और सी विलियम फिंच और डी अब्दुल हामिद लाहौरी। तो इसका सही आंसर होगा सी विलियम फिंच। ठीक है, नेक्स्ट कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर, डी सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इसका सही आंसर होगा डी जैनुल आबिदीन। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, जैनुल आबिदीन। यानी अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की। ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी जहांगीर। इसका सही आंसर क्या होगा, जहांगीर। 2 अस्पा सिंह अस्पा जहांगीर ने चलाई थी। जैसे इसमें देखिएगा 2 अस्पा का मतलब इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे। सिंह अस्पा इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी। ए काबुल, बी कंधार, सी कुंदूज और डी गजनी। तो इसका सही आंसर होगा कंधार। यानी ईरान के शाह और मुगलों के शासकों के बीच झगड़े का जड़ क्या था, कंधार था। नेक्स्ट देखिएगा दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया। तो इसका सही आंसर अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी शाहजहां।
ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? ए वी स्मिथ, बी J N सरकार, सी A L श्रीवास्तव और डी पुरोहित में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा A L श्रीवास्तव। इसका सही आंसर क्या होगा? A L श्रीवास्तव। यानी ये A L श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगल कालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग है। ठीक है। 70 नंबर में देखिएगा, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल हर्ब, बी दारुल इस्लाम, सी होलीवार, डी जजिया। तो इसका सही आंसर होगा दारुल इस्लाम। यानी कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? ये होता है दारुल इस्लाम। यानी औरंगजेब सर्वोपरि ही एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार धारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले को की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए नानक, बी तेग बहादुर, सी हरगोविंद और डी गुरु गोविंद सिंह। तो इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। यानी गुरु गोविंद सिंह के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, मुगल प्रशासन में मुहतसीब था। सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, सी लोक आचरण अधिकारी और डी पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो सही सी इसका सही आंसर होगा लोक आचरण अधिकारी। मदद ये मुहतसीब का अर्थ क्या होता है? लोक आचरण अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मुगल प्रशासन में मदद ये मास इंगित करता है चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारी को दी जाने वाली पेंशन, डी बुवाई कर। तो इसका सही आंसर होगा बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ये मास कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखते मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए शाह आलम प्रथम, बी मोहम्मद शाह, सी बहादुर शाह और डी जहांगीर शाह। तो इसका सही आंसर होगा बी मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का उपनाम रंगीला बादशाह है। ठीक है। और नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, इसी के काल में। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने नहीं दिया था? ए आलमगीर द्वितीय, बी शाह आलम द्वितीय, सी अकबर द्वितीय और डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर होगा बी शाह आलम द्वितीय। यानी शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। अपने पिता आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय वह बिहार में था। यद्यपि उसे मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया, किंतु मुगल दरबार की गुटबाजी के चलते वह बिहार में रहा और दिल्ली का सिंहासन 1760 ईस्वी से 1771 तक खाली पड़ा रहा। 1772 ईस्वी में मराठों की सहायता से वह दिल्ली पहुंच सका। शाह आलम द्वितीय के समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हो गया था। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर टोटल 75 क्वेश्चन देखे और ये ऑलरेडी 38वीं बीपीएससी से 66वीं बीपीएससी के बीच जितने भी मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया है उन तमाम क्वेश्चन को मैं एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा या कैसा लगेगा इसके बारे में, यानी वीडियो आप देखिएगा ये कैसा लगा। आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ आप मेरे चैनल में नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।